हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। समरी सीरीज आर ऑलमोस्ट एंडिंग। सिर्फ क्लास 9 के लिए एक लास्ट वीडियो बन रहा है जिसका नाम है कंप्लीट मैप वर्क। यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लास 9 में जितना भी मैप वर्क एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जो कि सीबीएसई के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके बेसिस पर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर लिस्ट आपको पूरी मैप्स की मिल जाएगी कि सीबीएसई कौन कौन से पार्ट से, कौन से चैप्टर से कौन सा मैप देने के चांसेस ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो आपके होम बोर्ड्स में जो टीचर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर इसी को देखकर एग्जाम बनाते हैं। ठीक है, चलो हिस्ट्री में मैप वर्क आना है 2 मार्क्स के लिए और ज्योग्राफी से आना है 3 मार्क्स, राइट। अगर हिस्ट्री का देखें तो फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस के अंदर की कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो मैप में आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि ये एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है, कि ये जगह कौन सी है, तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये मत सोचना कि भाई फ्रांस का ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, फ्रांस में 4 जगह बताई हैं। ठीक है, पेरिस, नांटेस, बोर्डोक्स और मार्सेल्स। ये चारों की चारों प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं और ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, गलत अगर मार्क करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर सेकेंड और थर्ड चैप्टर से मिलाकर वर्ल्ड वॉर के बारे में आता है। तो वर्ल्ड वॉर में हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ है और अलीड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें कि सेंट्रल पावर की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और जापान। इसमें आप जापान यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, ये आपको दिख रहा है पैसिफिक ओशन में छोटा सा आइलैंड। और बाकी सारी कंट्रीज़ देखने के लिए आप यहाँ सिर्फ यूरोप के मैप पर देख सकते हैं। ये है आपका जर्मनी, उसी के नीचे आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया और हंगरी, और यहाँ पर है ये रेड कलर में टर्की। ठीक है, तो ये हैं आपकी सेंट्रल पावर्स। वहीं अगर हम बात करते हैं अलाइड पावर्स की तो फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। यूएसए यू कैन सी हियर, पूरे नॉर्थ अमेरिका को मार्क नहीं करना, सिर्फ यूएसए को मार्क करना है। ठीक है, रशिया दिख ही रहा है मैं अलग से। देन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, अगेन उसको देखने के लिए यूरोप वाले मैप में आओ। फ्रांस यहाँ पर है, जर्मनी के लेफ्ट हैंड साइड, और ब्रिटेन कहाँ है या इंग्लैंड कहाँ पर है, ये वाला यूनाइटेड किंगडम जहाँ लिखा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अलीड पावर में और सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं और फिर उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिस्ट्री के 2 मार्क्स। इससे ही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, तो बेटर है कि कम से कम इतना तो आप अच्छे से पढ़कर जाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी, जहाँ से मैप वर्क आना है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, इंडियन स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स आ सकती हैं। आपसे इंडियन स्टेट को मार्क करने के लिए कहा जा सकता है या उनकी कैपिटल्स को मार्क करने के लिए कहा जाता है। तो ये मैप तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन से याद होनी चाहिए, राइट। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात। ठीक है, देन राजस्थान। राजस्थान की एकदम सदर्न पॉइंट, बहुत थोड़ा सा राजस्थान कवर करती है लेकिन करती है। ठीक है, तो राजस्थान से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, ध्यान रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के भी 2 स्टेट्स हैं, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, आपसे पूछ लिया अगर उसने कि भाई 1 मार्क्स में आप क्या करो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मार्क करो। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टेट इसमें से स्किप कर दिया या गलत लगा दिया तो वहाँ आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की। ठीक है, ये हमें पता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यहाँ से। और कौन से स्टेट से निकल रही है ये? मिर्ज़ापुर, यूपी से मिर्ज़ापुर वाली जगह पर, है ना। लेकिन ये बाकी बहुत सारे स्टेट्स को भी कवर कर रही है जहाँ से ये पास होती है। तो उनके नाम क्या दिए गए? यूपी, एमपी से भी पास हो रही है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 5 स्टेट से आपकी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो गुजरती है। ठीक है, इसके बेसिस पर हमारी कंट्री का टाइम जो है वो डिसाइड होता है। मतलब इस वाली लॉन्गिट्यूड पर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जितना भी समय हो रहा होगा हमारी पूरी कंट्री में उतना ही समय एग्जिस्ट करेगा। ये आपको ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। ठीक है, चलो फिर इंडियाज़ नेबर की अगर हम बात करते हैं तो नेबर्स देख सकते हैं भाई आप। हमारे पास वेस्ट में कौन कौन से, वेस्ट और बेसिकली इधर वेस्ट में तो क्या है आपके पूरे ओशन है ना, अरेबियन सी है यहाँ पर। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें तो इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान, और उसके भी साइड वाला जो नेबर है हमारा उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, ऊपर नॉर्थ में अगर बात करें तो नेपाल। ठीक है, उसके भी ऊपर है चाइना, देन भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, और नीचे श्रीलंका। ठीक है, याद रखेंगे कहीं पर भी ये मत लगा देना कि लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं या फिर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये भी क्या है? हमारे नेबर्स हैं। ये नेबर्स नहीं है, ये हमारी कंट्री के हिस्सा है। ये आइलैंड पार्ट्स हैं हमारी कंट्री के। ठीक है, नेबर में सिर्फ कौन आएगा? नीचे श्रीलंका। चलो, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखें आप कि वेस्ट तरफ है अरेबियन सी और
ईस्ट तरफ है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब हो सकता है कि ये भी मार्क करने के लिए बोला जाए आपको, राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की, तो यहाँ पर हमको देखो ये वाले मैप जो मैंने यहाँ पर लगाया है इसमें बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी रेंजेस लिखी गई हैं वहाँ पर मैंने सिर्फ उनको मार्क किया। आप चाहें तो आप सारी रेंजेस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो काराकोरम सबसे नॉर्थ में हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। उसके नीचे जसकार पढ़ा है हमने इस तरफ, राइट। देन शिवालिक्स, हमें पता था जब हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ा तो सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंजेस जो है उनका नाम है शिवालिक्स, जो सबसे यंग है, ठीक है। तो उनको सबसे नीचे मार्क करेंगे, जसकार उसके ऊपर और काराकोरम सबसे ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब नीचे आएंगे तो राजस्थान वाले रीजन में डेजर्ट एरिया के पहले हमको देखने को मिलेगी अरावली रेंजेस, ठीक है। दिस इज अरावली रेंजेस। देन इन एमपी हमें पता है कि नर्मदा वैली मतलब नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, जो विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में बनती है। तो ऊपर वाले हैं विंध्यास और नीचे वाले हैं सतपुड़ा, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, ऊपर वाले विंध्यास है, नीचे वाले सतपुड़ा है, ठीक है। और उसके भी नीचे सतपुड़ा रेंजेस के नीचे बहती है आपकी पैरेलल टू नर्मदा रिवर ताप्ती, ठीक है। फिर वेस्ट में हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्ट में हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। ये भी हमें पता है, वेस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूस हैं, ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकंटिन्यूस है, जिनके बीच में से रिवर फ्लो होकर डेल्टा फॉर्म करती हैं, राइट। इसके अलावा बस इतनी ही जो हमको हिल्स हैं उनके बारे में जानना था यहाँ पर, ठीक है। चलो अब कुछ रेंजेस या माउंटेन पीक्स जिनके बारे में बोला था वो देख लो यहाँ पर आप। अनाईमुड़ी हमको पता होना चाहिए, यहाँ नीलगिरीज में सबसे नीचे क्या है आपकी अनाईमुड़ी, साउथ इंडिया की वन ऑफ दी लार्जेस्ट पीक जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। टॉलेस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको कंचनजंगा पूछा गया था, तो ये छोटा सा सिक्किम वाले रीजन में, जो सिक्किम का छोटा सा पार्ट है वहाँ पर क्या है आपके कंचनजंगा माउंटेन है। एंड K2 हमारा ऊपर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा है तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ लिखा है ये देखो, सीबीएसई ने यहाँ पर लिख के दिया माउंटेन पीक्स K2 कंचनजंगा अनाईमुड़ी, ठीक है। इसके अलावा भी हम बाकी रेंजेस पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना सीबीएसई बता रहा है हम उतना पढ़ रहे हैं, राइट। बाकी मैप अवेलेबल है, आप चाहे तो आप बाकी का भी पढ़ सकते हैं। डन। ओहो, चलो नाउ प्लेट्यूज की बात करते हैं। मेन प्लेट्यूज होते क्या है असल में, ज़मीन से उठे हुए हिस्से, हाईलैंड्स हैं जो कि टॉप जिनका टेबल जैसा है, फ्लैट टॉप है, ठीक है। माउंटेन जैसे उनके पीक्स या कोन नहीं बन रहे, राइट। तो हमें 3 प्लेट्यूज के बारे में पूछा है। मालवा प्लेट्यू, ये आपके किस रीजन में होगा, ये एमपी राजस्थान वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में होगा मालवा प्लेट्यू, ठीक है। ये देखो ये बना हुआ है, राइट। देन छोटा नागपुर प्लेट्यू पूछा है, तो ये हमें पता है ये कौन से रीजन में है, ये झारखंड वाले रीजन में, तो ये यहीं पर बनाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद हमसे डेक्कन ट्रैप भी पूछा गया, इट इज़ ऑल्सो अ प्लेट्यू रीजन, और ये किस रीजन में है, ये महाराष्ट्र वाले एमपी के नीचे, और महाराष्ट्र में नॉर्दर्न पार्ट में आपको डेक्कन ट्रैप देखने को मिल जाएगा, राइट। ये 3 ही हमसे पूछा, इसलिए मैंने इनको मार्क कर दिया, आप बाकी भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमसे कोस्टल प्लेन्स पूछा है। हमें पता है कि भाई देखो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं, लेकिन इनके और कोस्ट लाइन के बीच में कुछ एरिया प्लेन है जो एग्रीकल्चरली रिच है, ठीक है, इस तरफ का खासकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। क्यों होती है 2 मिनट बाद देखेंगे, राइट। तो ये कोस्टल प्लेन्स भी डिवाइडेड है। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में 3 हिस्से हैं। मुंबई गोवा वाले रीजन जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोंकण प्लेन, राइट। उसके नीचे जो कर्नाटका वाला रीजन है उसको हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन, और उसके नीचे वाला जो केरला वाला कोस्टल प्लेन है उसको हम कहते हैं मालाबार, राइट। अगर हम ईस्टर्न प्लेन्स की बात करते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो ये 2 ही हिस्सों में डिवाइडेड है। ऊपर वाला, ठीक है, ये उड़ीसा से लेकर यहाँ नीचे तक कौन सा है, नॉर्दर्न सर्कार्स, राइट। और ये तमिलनाडु वाले रीजन में और आंध्र वाले रीजन में कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपसे ऐसा नहीं बोलेगा कि 5 मार्क्स में पूरा का पूरा कोस्टल प्लेन बनाओ, लेकिन वो हो सकता है कि इंडिया का एक मैप दे, एक हिल पूछ ले, है ना, एक रिवर पूछ ले, और एक आध आपसे ये कोस्टल प्लेन पूछ ले कि मार्क वेयर इज मालाबार कोस्ट, तो आपको यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा कि ये मालाबार कोस्ट है। इसके लिए आपको डायग्राम बना के बार बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो रिवर्स देख लेते हैं। इसके बाद हम इंडस रिवर सबसे पहले हमने देखा था, 3 रिवर सिस्टम पढ़े थे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम हमने देखा था कि यहाँ तिब्बत वाले रीजन में निकल के इंडिया में बहुत थोड़ी सी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में नॉर्थ पार्ट में, और फिर ये कहाँ फ्लो हो जाती है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। फिर अगर हम गंगा रिवर की बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई ये यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर्स में, हिमालयाज के गंगोत्री ग्लेशियर में ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद यहाँ से निकलकर वेस्ट बंगाल जाती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में भी एंटर करती है, ठीक। तो इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र भी हमें पता है कि ये कहाँ
तिब्बत वाले रीजन में मानसरोवर के ईस्ट तरफ से जाती है, ठीक है। इंडस वेस्ट तरफ से जाती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्ट तरफ से जाती है, ठीक है। जाती है और कहाँ मुड़ जाएगी, आपके नामचा बरवा में, अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगी, ठीक है। नामचा बरवा से यू टर्न लेगी, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी, फिर असम में आएगी, ठीक है। यहाँ पे माजुली आइलैंड बनाएगी, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड, और उसके बाद ये भी कहाँ नीचे चली जाएगी, बांग्लादेश में गंगा से मिलेगी, दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये मेन गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं। नर्मदा हमें पता है कि कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से निकल रही है, मध्य प्रदेश में, वेस्ट तरफ फ्लो होती है और अरेबियन सी में गिर जाती है, एस्चुरी फॉर्म करती है, ठीक है। उसी के पैरेलल, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ताप्ती रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो होगी, वेस्ट तरफ जाएगी और ये भी अरेबियन सी में ड्रेन कर जाएगी। कहाँ से निकली है, बैतूल रीजन ऑफ MP, ठीक है। देन महानदी रिवर की बात करें तो हमने देखा था कि ये ईस्ट तरफ फ्लो होती है, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकलेगी और उड़ीसा में फ्लो होते होते कहाँ चली जाएगी, ये बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर ये एंटर कर जाएगी, मतलब ये बे ऑफ बंगाल से मिल जाएगी, ड्रेन होगी, ठीक है। गोदावरी की बात करें तो हमने देखा था कि गोदावरी इज दी दक्षिण गंगा, इज नोन एज दक्षिण गंगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। नर्मदा नहीं है, कौन सी रिवर है, गोदावरी, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी से निकलेगी और जाकर कहाँ मिल जाएगी, आपके अगेन बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पर ये डेल्टा भी फॉर्म करेगी। कृष्ण रिवर की बात करें तो हमने देखा था कि ये महाबलेश्वर रेंज ऑफ महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। और यहाँ से निकल कर ये फिर से कहाँ एंटर कर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। क्यों एंटर कर रही है सारी रिवर्स ईस्ट तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट जो है इनकी हाइट ऊंची है और ईस्टर्न घाट्स की हाइट नीचे, तो यहाँ पर एक स्लोप फॉर्म होता है, नेचुरली रिवर्स उस तरफ फ्लो हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद कावेरी एक और रिवर बची जो कहाँ चली जाएगी, आपके अगेन बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कावेरी अगर आप देखें तो काफ़ी कम, इन रिवर से काफ़ी कम एरिया कवर कर रही है, ठीक है। और कावेरी भी क्या बनाती है, डेल्टा। फाइन, तो ये हो गया हमारी मेन, जितनी भी रिवर्स के बारे में पढ़ना था हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी और भी रिवर मार्क्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेक्स की अगर हम बात करें तो हमें 4 लेक के बारे में स्पेसिफिकली बोला गया है। ये जो यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है इसमें कम से कम 30-40 से ऊपर क्या बताई गई हैं, लेक्स, लेकिन हम वही पढ़ रहे हैं जो हमको CBSE ने बोला है, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको टाइम बच जाए तो एक बार बाकी लेक्स भी देखकर चले जाना, ठीक है। वुलर लेक अगर हम देखें तो ये हमको नॉर्थ वाले हिस्से में दिख गई, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में वुलर लेक है, ठीक है। फिर अगर हम राजस्थान में देखें तो हमारे पास सांबर लेक है, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है जो कि। फिर अगर हम बात करते हैं लगून लेक कौन सी है हमारे उड़ीसा में, चिलिका लेक, ठीक है। लगून लेक क्या होती है, हमने ड्रेनेज वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। और पुलिकट लेक, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिल रही है, आंध्र प्रदेश। और बेसिकली ये जो तमिलनाडु है इसके एक मर्जिंग पॉइंट पर हम कह सकते हैं, बॉर्डर पर ही हमको पुलिकट लेक जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो वुलर लेक, सांबर लेक, चिलिका लेक और पुलिकट लेक, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं एनुअल रेनफॉल के बारे में बोला गया कि कहाँ पर, कौन से स्टेट में एनुअल रेनफॉल लगभग कितनी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कलर स्केल दिया गया है जिसके बेसिस पर आप देख सकते हैं। सबसे लाइट शेड क्या बता रहा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल कहाँ देखने को मिल रही है हमें, ये राजस्थान के सबसे वेस्टर्न एरिया में जहाँ पर थार डेजर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो कलर है ये क्या करते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर और कम, सबसे ज़्यादा आपको देखो, अगर ये मैप याद भी नहीं होता है ना तो लॉजिक लगा लेना। लॉजिक कैसे लगाओगे, मैंने आपको बताया था कुछ एरियाज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कौन से, ये वाला हिस्सा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला हिस्सा, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ का कोई एरिया ऐसा नहीं होगा जहाँ बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये नॉर्दर्न प्लेन वाला भी हिस्सा काफ़ी कुछ रेनफॉल जो है उसको गेन करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे लैंड की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल कम होते जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी थोड़ी कम रेनफॉल हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आने वाले जो मॉनसून विंड्स हैं ये वेस्टर्न घाट से टकराएंगे और वहीं पर सारी बारिश कर देंगे, और जब उस वेस्टर्न घाट के ऊपर क्लाउड उठ के आगे जाएंगे तो उनमें मॉइस्चर ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले एरिया में बारिश कम होगी, ठीक है। लॉजिक लगाओ, ज्योग्राफी में सारा कुछ लॉजिक है, मैप्स बहुत याद नहीं होते हैं तो लॉजिक लगाओ और उसके हिसाब से याद कर लो। सॉरी, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करते हैं मॉनसून विंड्स की, तो हमें पता है कि मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून हमारे यहाँ पर आ रहा है। बारिश कहाँ से आ रही है, अरेबियन सी से आ रही है। तो यहाँ से ये जो आपकी मॉनसून विंड्स हैं ये एंटर करती है इंडिया में,
ठीक है। और इनकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, एक ये इस तरफ चली जाती है पाकिस्तान तरफ, ठीक है, और फिर कुछ यहाँ नीचे से श्रीलंका के ऊपर से होते हुए बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर कैरी करती हैं और कहाँ जाती हैं आपके नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, और ये बंगाल वाले हिस्से में जाती हैं और ऊपर इस तरीके से ये क्या कर रही हैं, फ्लो हो रही हैं, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून कहाँ से आ रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है, ठीक है। जब वो यहाँ से वापस आता है तो यहाँ से भी कुछ कुछ मॉइस्चर उठा के लाता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, और तमिलनाडु वाले हिस्से में क्या कर देता है, बारिश। तो यहाँ पर हमें रिट्रीटिंग मानसून में तमिलनाडु को बारिश मिलती है, ठीक है। और हमने देखा था कि दिल्ली वाले रीजन को या नॉर्थ वाले रीजन को बारिश क्यों मिल रही है ठंड वाले मौसम में, ठंड वाले सीजन में, उसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो इसके बारे में भी अपने पढ़ा था, जेट स्ट्रीम चल रही हैं तो वहाँ से क्या होता है, बारिश जो है वो थोड़ी बहुत आती है और वहाँ पर गिर जाती है, राइट। चलो लास्ट टॉपिक है इसका डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, ठीक है। ये आ गया है आपके ज्योग्राफी के 6th चैप्टर से, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी का 5th चैप्टर के लिए बोला था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि हमारे सीबीएसई ने उसको नहीं लिखा है इसलिए हम उसको कवर नहीं कर रहे, ठीक है। 6th चैप्टर से बोला गया है तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है भाई, बिहार में सबसे ज़्यादा लोग है पर स्क्वायर यूनिट एरिया में। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं, बिहार में, और सबसे कम लोग रह रहे हैं, मतलब लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। लगभग सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं और ये अराउंड 1101 समथिंग ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें कि कौन से स्टेट में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अगेन यहाँ पर भी लॉजिक लगाओ। ऐसे स्टेट जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, ऐसे स्टेट जहाँ पर रेनफॉल अच्छी है, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पर डिफ़िकल्ट टेरेन है, ठीक है, फिजिकल फीचर्स थोड़े से मुश्किल हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से, यहाँ पर लोग थोड़ा सा कम रहेंगे। गेटिंग, समझ में आई। तो देखोगे आप कि जो कुछ एरियाज जहाँ पर थोड़ी मुश्किल से टेरेन्स है वहाँ पर लोग कम रहते हैं, जहाँ पर ईजी है रहना, सर्वाइव कर पाना ईजी है, वहाँ लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पर बिहार और वेस्ट बंगाल में देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। दिल्ली भी देखो, अगेन इट इज़ रेड, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैप वर्क। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी मैप वर्क दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सारे टीचर्स यही कोशिश करते हैं, मतलब जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं आपको वो यही कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वो काम करें, राइट। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो जैसे चैप्टर नंबर 5 में 2 मैप्स दिए गए हैं, ठीक है, कि जिसमें आई गेस नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बताया, तो उसको एक बार देखना चाहो तो देख लेना, अदरवाइज इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मैप वर्क वाला लेक्चर यूज़फुल लगा, और ये हमारी समरी सीरीज़ का आखिरी लेक्चर था, तो अगर आपको समरी सीरीज़ के थ्रू आपको रिवाइज करने में आसानी हुई है, अगर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको लगता है कि अनुशाला की मदद से थोड़ी सी बेटर हुई है, या मैप वर्क आपको अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक कमेंट लीव करना ना भूलें, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, राइट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि अगर आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपका एग्जाम है तो ये आपके बहुत काम आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच।